हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? तो चलिए आज अच्छा से एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। किसके बारे में? उस टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT उसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। फॉलो करते हो बात को? तो सबसे पहले VBT का जरूरत क्यों पड़ा, इसका नीड क्या हुआ केमिस्ट्री में, तो इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी का। ऑक्टेट रूल अभी तक पढ़े थे ना, लेकिन ऑक्टेट रूल हर जगह फॉलो नहीं होता रे बाबू। कुछ कुछ कोवेलेंट कंपाउंड में एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट हो जाता है जी, और कहीं कहीं इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। फॉलो कर तो बात को, कहने मतलब क्या हुआ रे बाबू, जरा देखिए। हम लोग एक तरफ बात करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट का, जैसे हम लोग बात करते हैं BF3, फिर हम लोग किसका बात करते हैं जी, BCl3, फिर किसका बात करते हैं हम लोग जी, हम लोग बात करते हैं AlCl3, फिर हम लोग क्या बात करते हैं जी, BH3, फिर हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां से क्वेश्चन में आता है B2S6। ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, देखेंगे हम लोग। तो जो भी रहे यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर क्या देखेंगे जी, जैसे BF3 में अगर हम लोग बात करें तो BF3 में हम लोग क्या बात करते हैं, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, 3। फॉलो करते हो बात को? तो बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा, और क्या होगा रे बाबू, बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन देगा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा। फॉलो करते हो बात को? और पूरा सारा हाइड्रोजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जी, 7 होता है। तो नेचुरल बात है, देखो एक यहाँ फ्लोरीन का लगा, इधर 2 2 4 और 2 6। फॉलो कर दो बात को। इसी तरह से यहाँ 2 2 4 और 2 6 6 हो गया, और एक यहाँ ओवरलैपिंग में लगा बोरॉन का, एक फ्लोरीन का, यहाँ भी एक बोरॉन का, एक फ्लोरीन का, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, फ्लोरीन के पास 6 बचा। तो फ्लोरीन के पास तो ऑक्टेट हो गया, लेकिन जरा बोरॉन को बेचारे को देखो जी, बेचारा बोरॉन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। कितना इलेक्ट्रॉन है रे बाबू, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन BF3, BCl3 ये सब इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है। बट हम लोग क्या बात करते हैं जी, ये सब भी स्टेबल कंपाउंड है। तो कहने मतलब ऑक्टेट रूल फेल हो गया ना इसका स्टेबिलिटी बताने में। फॉलो करते हो बात को? इसी में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबोरेन। क्या बोलते हैं जी, डायबोरेन। अरे BH3 मतलब बोरेन हुआ, और ये डबल कर दो क्या हो जाएगा, B2S6। फॉलो कर दो बात को? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, डायबोरेन। ये एक्चुअली रॉकेट फ्यूल में यूज होता है जी। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, और इसका एक्सरे स्टडी जब किया गया, किसका, डायबोरेन का, तो देखा गया भैया दोनों बोरॉन साइड में था जी, और यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ एक हाइड्रोजन। फॉलो कर दो बात को? और फिर यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन, और फिर यहाँ एक हाइड्रोजन। अब देखिए हम लोग बात करते हैं बोरॉन के केस में, हम लोग क्या बात करते हैं जी यहाँ पर इसको जब एक्सरे से देखा गया डायबोरेन में, तो क्या देखा, हम लोग बात करते हैं जी, ए वाला जो है ना, ए वाला बॉन्ड ठो एक केला की तरह दिख रहा था जी। कैसा जी, केला की तरह। फॉलो करते हो बात को? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड, या इसको क्या बोलते हैं रे, ताऊ ताऊ बॉन्ड, ताऊ। अरे पापा के बड़े भाई को हिंदी में ताऊ ही बोला जाता है। फॉलो कर दो बात को? ताऊ बॉन्ड बोलते हैं इसको, या इसको क्या बोलते हैं रे बाबू, बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू दिखता है। कैसा जी, बनाना बॉन्ड। तो एक्चुअली बनाना बॉन्ड के बारे में कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है जी, टाउ बॉन्ड के बारे में। एक्चुअली देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना जगह से जुड़ा है, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन में इतना सारा बॉन्ड बना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा या इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा। तो एक्चुअली हम लोग क्या बात करते हैं, एक्चुअली हम लोग इसको बात करते हैं क्या, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व है जी। और ये कितना सेंटर है इसका, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर है। कितना है जी, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। तो ये जो बनाना बॉन्ड और टाउ बॉन्ड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर बॉन्ड। फॉलो करते हो बात को? 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3
सेंटर्ड बॉन्ड जी, क्या बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड। फॉलो करते हो बात को, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर बॉन्ड, ऐसे देख सकते हैं। फॉलो करते हो बात को, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इसका सेंटर कितना है जी, 3 सेंटर। फॉलो करते हो बात को। इसके बारे में पूछा है कभी कंपटीशन में, याद रखिएगा। ये बनाना बॉन्ड है और इसको क्या हम लोग बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, जो भी ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। चलिए जरा एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट का बहुत सारा एग्जांपल आप पढ़े होंगे। जैसे क्या बात करते हैं आप, ASF6 बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहां देखिए जरा, अब यहां भी फ्लोरीन क्या करता है जी, सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है और यहां पर फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक सल्फर देता है। सल्फर का वैलेंस कितना जी, ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां भी एक फ्लोरीन देता है, एक सल्फर देता है, यहां भी एक फ्लोरीन देता है, एक सल्फर देता है, यहां भी एक फ्लोरीन देता है, एक सल्फर देता है, यहां भी एक फ्लोरीन, यहां भी एक सल्फर। और प्रत्येक फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है जी, कहीं भी एक जगह देख सकते हैं आप, 2 2 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। बट जरा सल्फर के पास देखिए, सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए तो 12 इलेक्ट्रॉन। कहने मतलब क्या हुआ, अरे बाबू यहाँ एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया। हम लोग बोलते थे कि जहां ऑक्टेट रूल फॉलो होता है वही स्टेबल कंपाउंड होता है, वही स्टेबल कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। लेकिन देखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी स्टेबल कंपाउंड होता है और एक्सटेंशन भी होता है स्टेबल कंपाउंड। इसी तरह से हम लोग क्या बात करते हैं, PCl5 में भी बात करते हैं। PCl5 में क्या होगा बोलिए आप, अरे फॉस्फोरस 5 Cl के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा जी, 5, तो नेचुरल बात है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना होगा, 10। अगला बात कर सकते हैं IF7 में, तो IF7 में कितना होगा, 7 बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन के साथ, तो इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन होगा इस एटम में, 14 इलेक्ट्रॉन। यहां भी एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट है। इसी तरह से एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं किसका, रे बाबू ClF3 का। तो ClF के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, हाँ बनाएगा ही, ClF के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, यहाँ एक F, यहाँ एक F, यहाँ एक F, तो यहाँ भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, यहाँ भी 2, एक क्लोरीन का, एक फ्लोरीन का, यहाँ भी एक क्लोरीन का, एक फ्लोरीन का। बोलो क्लोरीन के पास कितना बच गया, अरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 7 होता है यार, तो 7 होता है, 3 खर्च हुआ तो 4 बच गया जी। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बच गया जी। आप बताइए जरा टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्लोरीन के पास कितना हो गया, काउंट कर लीजिए आप। इधर बॉन्डेड वाला 6 और लॉन पेयर जिसको बोलते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन रिवल में हुआ वो कितना हुआ, 4, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। कहने मतलब निकल के एक बात सामने आया कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी स्टेबल कंपाउंड हो सकता है और एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट भी स्टेबल कंपाउंड होता है। मतलब ऑक्टेट रूल फेल हो गया, औकात में आ गया। बोला भैया अब हमसे स्टेबिलिटी हम नहीं समझा सकते इस सब कंपाउंड में। फॉलो करते बात को, तो पता ही आपको जब कोई रूल औकात में आता है, कोई रूल फेल होता है तो क्या होता है, अरे फिर कोई नया रूल पढ़ना पड़ता है। तो सिंपल सा बात है, ऑक्टेट रूल फेल हो गया तो अभी हम लोग को एक नया रूल पढ़ना पड़ेगा जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में बताएगा। तो नेचुरल बात है, उसको रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी देखिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी औकात में आएगा तो क्या पढ़ना पड़ेगा जी, एमओटी नहीं एमओटी। फॉलो करते हो बात को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखेंगे हम लोग। तो साइंस की दुनिया में तो जब एक रूल फेल होता है तो दूसरा तो आता ही है, पता ही आपको। तो देखिए ये ऑक्टेट रूल जब फेल हो गया स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन में, तब जो रूल पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, उस रूल का नाम क्या है जी, उस थ्योरी का नाम क्या है जी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्यों जरूरत पड़ा, ऑक्टेट रूल फेल हो गया। देखिए ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट, इसीलिए एक रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी केमिकल बॉन्डिंग में, केमिस्ट्री की दुनिया में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो चलिए जरा हम लोग आज VBT के बारे में बात करते हैं। अच्छा से क्या करते हैं जी, हम लोग बात करते हैं VBT के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कौन दिया था जी, इसको प्रपोज किया था हिटलर, साइंटिस्ट एक थे। हिटलर जर्मनी वाले हिटलर नहीं है वो, तानाशाह। फॉलो करते हो बात को, ये दूसरा हिटलर है रे बाबू। ये प्रपोज कौन किया था, हिटलर और लंदन दो साइंटिस्ट था, समझे बात को। बाद में इसको क्लियर किया, एक्सटेंशन किया किसने जी, एक बड़ा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे पॉलिंग, और एक उनके साथ और था साइंटिस्ट, और एक थे कौन, स्लेटर।
कौन थे और एक साइंटिस्ट जी? स्लेटर। तो लेकिन इंपॉर्टेंट रोल पॉलिंग साहब का था। पॉलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं रोल था इस थ्योरी में। फॉलो करते हो बात को। और पॉलिंग साहब बड़ा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया में 2 बार नोबेल मिला है। इन्होंने ही हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट दिया है जी। और हाइब्रिडेशन क्या है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्या हाइब्रिडेशन के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि विदाउट सीइंग द मॉलिक्यूल, बिना देखे पॉलिंग साहब के हाइब्रिडेशन थ्योरी से हम लोग स्ट्रक्चर पता कर सकेंगे किसी का। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम केमिस्ट्री में इनके द्वारा हुआ है, इसलिए केमिस्ट्री दुनिया में इनको 2 बार नोबेल मिला है। 2 बार, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो जो भी रहे वो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वीवीटी को कौन प्रपोज किया था? हिटलर और लंदन ने। और इसको एक्सटेंड कौन किया जी? पॉलिंग और स्लेटर साहब ने। फॉलो करते हो बात को। तो देखिए यहाँ एक्चुअली वीवीटी का मेन फीचर्स क्या है, जरा बात को समझिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है, अरे बाबू क्या कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में समझाता है। बोलता है कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है कोवैलेंट बनाने के लिए, उसका ओवरलैपिंग से बनता है। क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि एक कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है रे बाबू? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम। क्लियर है? कैसे बनता है जी? कंबाइनिंग एटम का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, पहला बात। दूसरा बात क्या है यहाँ? दूसरा बात है केवल वही ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है ओवरलैपिंग में वैलेंस सेल का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ रहे हो? वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है जी, इसलिए हम लोग इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। एक्चुअली वैलेंस सेल का वही ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है ओवरलैपिंग में जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो बात को? अनपेयर्ड, क्योंकि अनपेयर्ड नहीं रहेगा तो फिर पेयर कैसे होगा जी? फिर से एयर कैसे होगा जी? फिर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा जी? इसलिए क्या बोला? दूसरा मेन बात इसमें वीवीटी में दूसरा मेन बात है कि भैया वही ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है ओवरलैपिंग में वैलेंस सेल का वही ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड। क्लियर? थर्ड बात क्या है जानते हो वीवीटी का? क्या भैया? थर्ड बात इसमें है कि जो कंबाइनिंग एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है जो ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करता है, दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। फॉलो करते हो बात को? एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज घूमने वाला दूसरा एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो देखते हैं एक एक करके। तो हम लोग एक कोई एग्जांपल सिंपल लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या रे बाबू? H2 मॉलिक्यूल का। तो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन में क्या होगा? H एटम कंबाइन करेगा तो H के पास कितना इलेक्ट्रॉन है रे बाबू? 1s1 होगा, कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल हो जब बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड तो H का 2 एटम क्या करेगा रे बाबू? उसका जो वैलेंस सेल का ऑर्बिटल है ए ओवरलैपिंग करेगा। वैलेंस सेल में क्या ऑर्बिटल है? देखो तो s ऑर्बिटल है ना, बोलो ना। तो इसका एक तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल क्या करेगा जी? एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेगा। सुन रहे हो बात को? क्या करेगा जी? एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेगा रे बाबू। तो देखिए एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। हम बोले हैं कैसे बनता है जी कोवैलेंट बॉन्ड? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम। बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम। तो नेचुरल बात है ये जो कंबाइनिंग एटम यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटम का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ। फॉलो कर तो बात को? तो ये AH एटम हुआ, AH एटम है, और ये क्या है? AH एटम है। और AH एटम का हम लोग क्या बात करते हैं? ये 1s है और ये भी क्या है? 1s है। तो ये ऑर्बिटल है किसका जी? हाइड्रोजन एटम का। ये दोनों ओवरलैपिंग किया। क्लियर है? अब क्या होगा? सेकेंड कंडीशन बोला गया है यहाँ पर वैलेंस सेल का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। फॉलो कर दो बात को। थर्ड हम लोग क्या बात करते हैं जी? थर्ड अगर बात करते हैं तो वैलेंस सेल का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग में कौन ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है ओवरलैपिंग में?
ये बड़ा नेसेसरी कंडीशन है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो ना, एक ठो हाइड्रोजन है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर्ड या अनपेयर्ड होगा, बता दीजिए आप। अनपेयर्ड होगा। तो बोलिए ये हाइड्रोजन का एक ठो एस ऑर्बिटल ये अनपेयर्ड है, दूसरा हाइड्रोजन जो है उसका भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वहां भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों आके यहाँ पर क्या करेगा जी, टेक पार्ट करेगा ओवरलैप्ड ऑर्बिटल में। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात है, पहला कंडीशन क्या बोले कि कंबाइनिंग एटम का ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है, कर गया ओवरलैप, एक दूसरे पर चढ़ गया। फॉलो कर दो बात को। फिर क्या बोले, वही ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है ओवरलैपिंग में जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फॉलो कर दो बात को, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि जो कंबाइनिंग एटम है उसका ओवरलैप्ड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, जानते हो, ऑपोजिट। बोलता है अगर एक हाइड्रोजन एटम का क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे हाइड्रोजन का कैसा होना चाहिए जी, एंटी क्लॉकवाइज। ये 3 तो कंडीशन है यार, नहीं याद रहेगा। क्या होता है, कंबाइनिंग एटम का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा बात, वही ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है ओवरलैपिंग में जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरा बात क्या करते हैं जी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कंबाइनिंग एटम का वो दोनों का स्पिन मस्ट बी ऑपोजिट होना चाहिए। फॉलो करते हो बात को। तो अगर अंग्रेजी में बोलना चाहे, सुनना चाहे तो मैं बताता हूं बीबीटी का मेन फीचर्स। क्या बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज only those orbital of the valence shell take part in overlapping which have unpaired electron, and third one, the electron take part in bond formation must be opposite in spin. Okay, the electron जो होगा overlap orbital में, the electron present in the overlap orbital must be opposite in spin. Okay, दोनों क्या होना चाहिए, स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। 3 कंडीशन है, मतलब ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल का वैलेंस शेल का, केवल वही ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और तीसरा बात क्या किए, स्पिन डिफरेंट होना चाहिए। सिंपल 3 सा बात नहीं समझ सकते हैं आप, बहुत कठिन बात है। अब क्या होगा जी, अब देखो ये दोनों एटम जब ओवरलैप कर लिया रे बाबू, तो ये क्या बना लेगा, H2 का मोलिक्यूल बना लेगा। देखो यहाँ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यहाँ। अब बोलो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक ठो न्यूक्लियस, यहाँ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और ये दोनों के ठीक ठीक क्या होगा रे बाबू, बीच में होगा इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली इन ओवरलैप्ड ऑर्बिटल द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाई बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द कंबाइनिंग एटम। इन द ओवरलैप ऑर्बिटल द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाई बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द कंबाइनिंग एटम। कहने मतलब ओवरलैप ऑर्बिटल में ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एटम के न्यूक्लियस के ठीक ठीक बीच होगा। तो क्या होगा रे बाबू, अब बोलो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा। और हम बार बार बोल रहे हैं ना, शुरू से बोल रहे हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ एनर्जी मींस क्या रे बाबू, डिक्रीज ऑफ एनर्जी। तो कहने मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो बोलिए यहाँ से क्या एनर्जी नहीं निकलेगा, और जब एनर्जी निकलेगा मॉलिक्यूल का तो फाइनली अब एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एटम के पास जो था एनर्जी, अब वही एटम का मॉलिक्यूल बन गया, जिससे एनर्जी निकल गया। कहने मतलब अब एनर्जी निकल गया तो क्या हुआ, देयरफॉर एक कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना, क्यों जी, अपना एनर्जी को घटाने के लिए। कोई भी मॉलिक्यूल अपना एनर्जी को घटाता है, परसेंट एनर्जी को जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और अल्टीमेटली क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कहने मतलब जब भी कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा रे बाबू, यहाँ पर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा और वहां से एनर्जी निकलेगा, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। देयरफॉर ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। फॉलो करते हैं आप, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, अपना परसेंट एनर्जी को घटाने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। बार बार तो वही बात होता है, फॉलो करते हो बात को। अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरा बात क्या जी, देखिए जरा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों का स्पिन ऑपोजिट क्यों होना चाहिए, ये इसलिए होना चाहिए, आपको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल कोई फिक्स पॉइंट के चारों ओर इवॉल्व करेगा
तो क्या होगा रे बाबू, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूमेगा तो क्या करेगा रे बाबू, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब बताओ, यहाँ दो तरह का इलेक्ट्रॉन है, एक ठो क्लॉकवाइज घूमने वाला और एक ठो एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला। तो बताइए ना जरा सा, दोनों जो फील्ड बनेगा इस इलेक्ट्रॉन के चलते और इस इलेक्ट्रॉन के चलते, दोनों का नेचर क्या ऑपोजिट नहीं होगा, क्योंकि उसका स्पिन ऑपोजिट है। फॉलो कर दो बात को। और जब फील्ड का नेचर ऑपोजिट होगा, अल्टीमेटली क्या होगा रे बाबू, फिर तो दोनों के बीच में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। क्या होगा जी, फिर तो दोनों के बीच में एट्रैक्शन होगा रे बाबू। और जब एट्रैक्शन होगा, और यही एट्रैक्शन का नाम तो कोवेलेंट बॉन्ड है। समझते हैं बात को, कहने मतलब ड्यू टू ऑपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड आर क्रिएटेड and the force of attraction between these two opposite magnetic field is the cause of formation of covalent bond। क्लियर है जी? अरे यही तो VVT है यार, इससे आगे थोड़ी कुछ है। समझ रहे ना बात को? क्या बोले, फिर से एक बार समराइज कर दें आपको। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है कोई भी एटम जी? इसीलिए क्योंकि अपना पोटेंशियल एनर्जी को घटाने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। दूसरा बात, यहाँ दोनों का ऑपोजिट स्पिन जो होता है, तो ऑपोजिट स्पिन होता है तो क्या होता है, ऑपोजिट स्पिन होने से दोनों का दो ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है दोनों इलेक्ट्रॉन से, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है टू ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड में, यही तो कॉज है कोवेलेंट बॉन्ड बनने का। क्या फॉलो करते हो बात को? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना जी? क्या दिक्कत है, यही तो VVT है। क्या समझा रहा है आपको? आ गया ना समझ में? चलिए, अगर मेरा लेक्चर, मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो जरा सा आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर अगला लेक्चर के साथ, अगला वीडियो के साथ आपसे हम मिलेंगे। ओके, बाय।